हेलो एंड गुड इवनिंग। दिस इज अ स्पेशल सेशन जिसमें हम एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपके पास एग्जाम में हर बार एथिकल implications या एथिकल इम्पैक्ट वाले क्वेश्चंस हमेशा होंगे। इट रेंजेस बिटवीन 10 मार्क्स टू 8 मार्क्स टू 6 मार्क्स और कई कई बार 10 to 12 मार्क्स भी आए हैं। एंड स्पेसिफिकली ये जो एथिक्स वाला क्वेश्चन होता है इसी में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स भी अटैच्ड होते हैं। दिस मेक्स दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आपको कैसे एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करना है हम वो देखने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूं कि एथिक्स क्या रियली इंपॉर्टेंट है। यस, ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली हर अटेम्प्ट में हर साल एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। सी, इन एवरी ईयर। ये स्क्रीनशॉट मैंने कैप्लिन की एग्जाम किट के कंटेंट पेज से लिया है, बट यू विल सी दिस कि हर बार इसका क्वेश्चन आएगा। यानी एथिकल थ्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव एटलीस्ट। सबसे पहले आपको समझाती हूं कि एथिकल थ्रेट्स हैं क्या, इनमें क्या क्या वर्ड्स आपको यूज करने होंगे विच द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स। नंबर वन, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी प्रोफेशनल से रिलेटेड, उसके एथिक्स से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर वन, उसका प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हो, योर बिहेवियर शुड रिफ्लेक्ट योर प्रोफेशंस डिग्निटी। You should act in a dignified way. You should dress up in a dignified way. अभी टी शर्ट को अवॉइड करना प्लीज। कहने का मतलब है योर पर्सनैलिटी शुड शोकेस योर प्रोफेशन। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। आप क्लाइंट बेस्ड होते हैं, क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है क्लाइंट के इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। That means you need to be careful that you do not share this information with anyone else without the permission of the client. हाँ, गवर्नमेंट को, अदर रिपोर्टिंग एंटिटीज को या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कई बार आपको बताना पड़ जाता है, बट ये कॉन्फिडेंशियलिटी उस रेफरेंस की है कि आप कोई भी क्लाइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे विदाउट द अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट। ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को हम डिटेल में यहां देखेंगे। ऑब्जेक्टिविटी के अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं। एक प्रोफेशनल को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादातर बायसनेस के रेफरेंस में ही देखा जाता है। एज अ प्रोफेशनल आप बायस ना हो तभी आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की तरह, एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरह, एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट एडवाइजर की तरह काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पार्शियल हो गए या आपने बायसनेस होल्ड कर ली तो आपकी एडवाइस किसी भी क्लाइंट के लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। एज एन ऑडिटर भी आप अपना रोल प्रॉपरली नहीं निभा पाएंगे। सो ऑब्जेक्टिविटी relates to majorly being impartial, and biasness should not be there in your attitude as a professional. Integrity, आपके words, आपका conduct should carry integrity. Man of his words, honesty show करने वाला, उसूल कैरी करने वाला, रादर सही उसूल कैरी करने वाला। इंटेग्रिटी शो करना चाहिए हर प्रोफेशनल को। आप अगर बोलें कि मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं, आपका साइन ऑडिट रिपोर्ट पे होने का मतलब यही है दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, एंड एट द एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। You should be professionally competent as well as you should keep due care while working. I mean, just imagine being negligent can lead to many losses for many people. कैसे? आप एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं और नेग्लिजेंस दिखाते हैं इसमें। इस नेग्लिजेंस की वजह से एक काफी बड़ा फ्रॉड छुप जाता है ना। हुएवर इज रीडिंग दैट एनुअल रिपोर्ट जो आपने साइन करी है, वो तो इस चीज को बिलीव करता है दैट द फैक्ट्स और नंबर्स विच आर देयर इन द फाइनेंशियल्स दे आर ऑल ट्रू एंड फेयर, और वो इसी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसा लगाते हैं। मार्केट की प्राइस मूवमेंट भी आपके स्टेटमेंट, आपके साइन से चलती है। यहां पे अगर आपने एक चूक कर दी, यानी नेग्लिजेंस की बात हो रही है, अननोइंगली होने वाली गलती की नहीं, नेग्लिजेंस की, कि जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए था लेकिन आपने नहीं रखा,
उसकी वजह से मार्केट्स इंपैक्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा इंपैक्ट होता है, शेयर होल्डर्स एंड इवन स्टेक होल्डर्स गेट इंपैक्टेड. So what is expected from you is keeping professional competence and due care. Due care तो हमने बात करी कि भाई नेग्लिजेंस नहीं करनी. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होती है टाइम दर टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहना. I mean, if there is a change in IFRS 15 or let's suppose IFRS 16, you cannot come up with an argument कि भाई ये तो चेंजेस हमें पता नहीं है, जब हमने पढ़े थे वही वाले हम यूज कर रहे हैं. This is no excuse for a professional. You need to have knowledge of the changes, you need to upgrade your knowledge, और इसी के लिए CPD होता है आप लोगों का, Continuing Professional Development. तो CPD कंप्लीट करना, अपने आप को चेंजेस इन द इंडस्ट्री से अपडेटेड रखना, that is professional competence. You should always be competent to do the work which is being given to you or which you are going to handle. थोड़ी सी डिटेल में लेते हैं. थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी के अंदर 4-5 चीजें आती हैं जिसको हम ये बोलते हैं कि इनकी वजह से पार्शियलिटी आ जाएगी. इफ यू आर फेमिलियर विद द क्लाइंट, ये स्क्रीनशॉट्स कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट से मैंने उठाए हैं एंड दे आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज व्हाई आई पिक देम अप. रिस्क because of familiarity. You may be too much familiar with the client. You may have personal relationships with the client. You may be knowing the client since long. Client firm, उसका staff, इनके बीच में बहुत आपकी जानकारी है, इनसे बहुत गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी शेयर होती है आपस में. ये सारी चीजें आप में बायसनेस क्रिएट करेंगी. एज अ प्रोफेशनल अगर आप ऐसी कंपनी के ऑडिटर होंगे, वहां पे पूरे चांसेस हैं कि अगर कोई फ्रॉड या कोई मिसस्टेटमेंट होगा, आप उसके ऊपर कमेंट ही नहीं करेंगे. बिल्कुल चांसेस होते हैं इस तरह के होने के. सो व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज टू मच फेमिलियरिटी कैन क्रिएट अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी. अब इसको हम यूज कहां पे करेंगे? अगर कभी भी क्वेश्चन आए, केस ये बोले कि भाई आप बहुत फेमिलियर है इस कंपनी से, इस कंपनी के डायरेक्टर्स से, तो वहां पे थ्रेट का नाम मेंशन करना होगा. विच थ्रेट विल यू highlight? It will be threat to objectivity because of your familiarity with the client or the board of directors of the client company. यानी कि आपको जब आंसर लिखना है, you have to name the threat. कौन सी थ्रेट है? This is a threat to objectivity. Means you can be biased, you can be partial towards the client if any of these happen. Then next, advocacy. आप पार्टीज में क्लाइंट की वकालत कर रहे हैं. एडवोकेसी करने का मतलब होता है सजेस्ट करना कि क्लाइंट बहुत बढ़िया है जी, आप इन्हीं के साथ बिजनेस करिए. दैट इज एडवोकेसी. इफ यू आर डूइंग दिस, देन ऑल्सो इट इज अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी. आप बायस्ड हो गए. यू आर ट्राइंग टू कीप द क्लाइंट हैप्पी, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग बेनिफिट्स टू द क्लाइंट. तो क्लाइंट खुश होके आपको ज्यादा रेवेन्यू देगा, और आप ऐसे क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम हाईलाइट क्यों करेंगे फाइनेंशियल्स में? तो ये एडवोकेसी बिकम्स अ थ्रेट फॉर अ प्रोफेशनल. चाहे आप उस कंपनी में अकाउंटेंट हैं, चाहे ऑडिटर हैं. मैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा समझा रही हूं ताकि आप उसको क्लियर कट रिलेट कर पाए कि आप चाहे वहां पे जॉब कर रहे हो, चाहे आप वहां पे एज अकाउंटेंट हो, चाहे आप उनके ऑडिटर्स हो, आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. इंटिमिडेशन. आपको अगर धमकाया जा रहा है किसी भी चीज की वजह से, आपको फीस नहीं देंगे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ऑडिट पार्टनर आपको हटा देंगे क्लाइंट पे से, क्लाइंट के साथ ही कोई लिटिगेशन हो गई, कोर्ट केस हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है आपको धमकाने का, वहां पे भी बायसनेस आ जाएगी आपके डिसीजन में. आप अगर वहां जॉब भी करते हैं, एज एन अकाउंटेंट भी हैं, और आपको धमकाया जाता है, ये केसेस आपको बहुत दिखेंगे एग्जाम में, where there is intimidation done by any of the seniors and they want you as an accountant to show a particular treatment. ऐसे में threat to objectivity create होगी और आपको मना करना होगा गलत ट्रीटमेंट के लिए. Being a professional, you need to follow what is correct. So ethical threats के नाम लिखने होंगे, और यहाँ पे intimidation word ढूंढेगा एग्जामिनर. He will search for self review, he will search for familiarity. सेल्फ इंटरेस्ट आता है जब आपका खुद का इंटरेस्ट हो कंपनी में, क्लाइंट में, या जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी खुद की एम्प्लॉयर कंपनी में, उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट है. क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये तो सारे ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से हैं, लेकिन आप एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी इनको फिट कर सकते हैं. आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, आपने लोन ले रखा है कंपनी से, तो आप क्यों चाहोगे कि कंपनी की
इमेज को कुछ भी डैमेज हो, आपने लोन ले रखा है या आपने लोन दे रखा है, गिफ्ट्स आते रहते हैं आपके कंपनी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, आपके बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीजें सेल्फ इंटरेस्ट होती हैं। आपका सवाल आएगा दिमाग में कि मैम ये पर्सनल रिलेशनशिप्स फेमिलियरिटी में भी हैं और सेल्फ इंटरेस्ट में भी हैं, सो दे आर लिंक्ड टुगेदर। Personal relationships with any of the senior officials or the board of directors of the company, this is familiarity which gives self-interest to you. Because you are familiar with them, it creates a situation of self-interest for you. आप इंटरेस्टेड हो उस कंपनी में, उसकी प्रोग्रेस में। आप अगर इंटरेस्टेड होगे तो आप ऐसा कोई काम करोगे नहीं ना कि कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचे। तो चाहे कंपनी में फ्रॉड हो रहा हो या फिर गलत ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी हो, एज एन अकाउंटेंट यू विल डू इट। एंड देन सेल्फ रिव्यू, आप खुद बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और उसी का फिर रिकंसिलिएशन खुद करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं ना अपन, ऑडिटर करता है ना चेकिंग। लेकिन कहीं पे अगर कुछ ऐसा टास्क हुआ कि आपकी खुद की एंट्रीज आप ही को चेक करनी है या रिकंसिलिएशन बनाना है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। ये तो ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से है। बट लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है टैक्स कॉम्प्यूटेशंस, लेट्स सपोज आपने खुद ने एक टैक्स कॉम्प्यूटेशन करी, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट दैट कॉम्प्यूटेशन चेक्ड बाय अ थर्ड पार्टी। किसी और से उसको चेक कराओ, क्योंकि आप खुद अगर चेक करोगे देयर विल बी ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट। खुद जब हम कोई चीज चेक करते हैं तो उसमें से कमी नहीं निकाल पाते, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, so why I'm trying to teach you the names of these threats is you need to ensure whenever you're writing down answers for ethical based questions in the exam, you need to highlight the name of the threat. मेजरली ये थ्रेट्स हैं या ये एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो हर प्रोफेशनल को फॉलो करने हैं। इसमें ऑब्जेक्टिविटी जो बायसनेस से, पार्शियलिटी से रिलेटेड होती है, उसमें स्पेसिफिकली कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे थ्रेट, एथिकल थ्रेट क्रिएट होती है। आपका सेल्फ इंटरेस्ट कंपनी में होना, आपको धमकी दी जाना, आप एडवोकेसी करते हैं, आप बहुत फेमिलियर हैं, इन सब चीजों से आप में बायसनेस आएगी। और बायसनेस आएगी, देयर विल बी अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायसनेस। तो आपको किसी के फेवर में काम नहीं करना है, आप वहां एम्प्लॉई हैं तब भी आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है। कंपनी के लिए क्या अच्छा है उसके बेसिस पे काम नहीं करना है, क्या सही है वो काम करना है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपको टेक अवेज देती हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको थ्रेट का नाम बताना है। यू हैव टू स्पेसिफाई कि थ्रेट कौन सी है। जैसा मैंने आपको बोला, फेमिलियरिटी, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी है, इंटिमिडेशन है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है। आपको इनके नाम देने हैं, यानी एग्जामिनर को आपको बताना है दैट यू नो व्हाट ऑल एथिकल थ्रेट्स कैन अराइज। पॉइंट नंबर 2, यहां स्टूडेंट्स बहुत चीजें मिस कर जाते हैं। आपको हमेशा ये एक चीज क्लैरिफाई करनी है कि कोई क्यों अनएथिकल बिहेवियर ऑप्ट कर रहा है। जैसे कई केसेस में क्या होगा, आपको, आप लेट सपोज एक अकाउंटेंट है और आपको आपका सीनियर बोलेगा, केसेस में बोलेगा, असली में नहीं बोलेगा। क्वेश्चन के केस में आपको आपका सीनियर बोलता है, यू आर द अकाउंटेंट एंड योर सीनियर इज टेलिंग यू दैट ही विल टर्मिनेट यू इफ यू डू नॉट ट्रीट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एज पर हिज विश। सीनियर आपका कहता है कि इसको रेवेन्यू बुक कर लो, जो आपको पता है कि रेवेन्यू बुक नहीं होना चाहिए, और उसने आपको इंटिमिडेट किया है, धमकी दी है कि अगर आपने इसको रेवेन्यू बुक नहीं किया तो वो आपको जॉब से निकलवा देगा। वन पॉइंट इज यू नीड टू टेल दिस इज इंटिमिडेशन हैपनिंग, इट इज अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी। ये तो आपने मेंशन कर दिया। ये भी जरूर बताइए व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज द सीनियर फोर्सिंग यू टू शो मोर रेवेन्यू। रीजंस फाइंड आउट करो, क्वेश्चन में मिलेंगे। कंपनी पक्का से लोन ले रही होगी या कुछ ऐसा करना चाह रही होगी जिसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखनी जरूरी है। हो सकता है डायरेक्टर्स को परफॉर्मेंस लिंक बोनस मिल रहा हो, तो जो आपके सीनियर्स हैं, डायरेक्टर को अच्छा बोनस मिली इसलिए डायरेक्टर ने कहा हो कि भाई रेवेन्यू अच्छा दिखाओ। यानी आपको वो रीजन फाइंड आउट करना है, व्हाई इज समबडी ऑप्टिंग फॉर अनएथिकल बिहेवियर, देयर वुड बी अ रीजन। ये आपको कैप्चर करना है, क्योंकि ये आपके स्केप्टिसिज्म के अंडर आता है। यू हैव टू बी स्केप्टिकल, व्हाई, आई मीन कोई क्यों कर रहा है ऐसा।
वो स्केप्टिसिज्म आपको यहाँ शो करना होगा, ये दिखाना होगा कि कोई इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो उसका क्या रीजन है। लोन लेना है आपको बैंक से, और लोन लेने के लिए बैंक ने सीधा बोला है कि भाई आपकी रेवेन्यू इतना होना चाहिए, तो आप एंट्रियों से उस रेवेन्यू को जुगाड़ रहे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई योर सीनियर इज आस्किंग यू टू बुक मोर रेवेन्यू। ठीक है, तो आपको रीजन मिल जाएगा, पक्का मिलेगा रीजन क्वेश्चन में। वो रीजन अगर है तो स्पेसिफाई जरूर करना। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में गलती क्या करते हैं? एथिकल थ्रेट आइडेंटिफाई कर दी, ये क्यों अराइज होगी वो आइडेंटिफाई कर दी, अब क्या करना है उस पर बात ही नहीं करते। अब क्या करना है मतलब, आप एक अकाउंटेंट हो, सीनियर फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है कि रेवेन्यू बुक करो, आपने ये भी बता दिया कि वो क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों रेवेन्यू ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या करना है वो बोलो। सबसे पहले एज एन अकाउंटेंट यू शुड बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर, you should follow what is correct, you should remember the ethical principles। तो ये थोड़ा सा ज्ञान आंसर में डालना है। फिर आपको ये बताना है कि अगर इसके बाद भी फाइनेंस डायरेक्टर डज नॉट एग्री एंड डज नॉट अलाउ यू टू बुक द करेक्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, देन व्हाट इज टू बी डन। नंबर 1, एस्केलेट दिस मैटर टू दी सीनियर्स। फाइनेंस डायरेक्टर से ऊपर भी कोई होगा, सीईओ होगा, कोई सीएफओ होगा, उसको एस्केलेट करो। फिर भी बात नहीं बन रही है तो क्या करोगे? देन यू नीड टू रीच एसीसीए फॉर एडवाइस कि इस मैटर में क्या किया जाए। फिर भी नहीं बात बैठे, सीक लीगल एडवाइस, कोर्ट केस करना, क्योंकि आपको तो धमकाया जा रहा है ना, तो कोर्ट केस करना भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड एट द एंड कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोजीशन। यानी ये सीक्वेंस में आपको स्टेप्स करने, सीधा रिजाइन करने की बात मत सोचना। सबसे पहले जाना सीनियर मोस्ट जो नेक्स्ट लेवल है उनके पास इसको एस्केलेट करना, वहां से बात नहीं बनती है, देन यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम एसीसीए, व्हाट इज टू बी डन इन सच अ सिचुएशन। एडवाइस लेनी है उनसे, देन लीगल एडवाइस लेने की कोशिश करो, और अगर कुछ भी अपने फेवर में नहीं जा रहा है देन कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोजीशन और फ्रॉम द रोल। कहने का मतलब ये है आपको वो सारे काम करने हैं जो भी पॉसिबल है, लेकिन अनएथिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है। नो अनएथिकल अकाउंटिंग मस्ट बी डन बाय योर साइड। ठीक है, आप अपनी तरफ से नहीं करोगे, जरूरत पड़े तो रिजाइन कर दो। ये स्टूडेंट्स नहीं लिखते कि अब इसको हैंडल कैसे करना है। नेक्स्ट, एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स स्पेसिफिकली ये मेंशन करना जरूरी है। ये मेंशन करके आप एग्जामिनर को ये बताना चाहते हो कि आपको पता है कि आप लोगों के ऊपर कोई कोड ऑफ एथिक्स लगते हैं, कुछ एथिकल गाइडेंस है आप लोगों पे, दिस नीड टू बी मेंशन्ड। ठीक है, अब मैं एक ये वाला आपको क्वेश्चन कराती हूं। इस क्वेश्चन में देखना एथिक्स रिलेटेड चीजों को कैसे एड्रेस किया जाता है। मैं सबसे पहले एक चीज अब आप लोगों को बोलूंगी, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स फॉर यू ऑल। इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करना, एक पेन पेपर उठा लो, वहां पे मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे इसके बुलेटेड पॉइंट्स आप बनाते चलेंगे एंड आंसर स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, और फिर उसको एग्जामिनर के आंसर से भी आप कैसे चेक करेंगे। तो फटाफट से ना कॉपी पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ये दिसंबर सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करेंगे अपन एजेंसी ग्रुप के नाम से मिलेगा। फटाफट से नोटबुक ले आओ, फटाफट से पेंसिल पेन जो भी लाना है वो ले आओ। क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आ रहा होगा, और एथिक्स रिलेटेड है। सेक्शन बी में, ए में भी हो सकता है यार, एनीवेज कहाँ आया होगा अपने को उससे मतलब नहीं है, आया है और इसमें अच्छे खासे मार्क्स का आया है, दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन। ठीक है, चलो चालू करते हैं अपन। अच्छा, इससे पहले जब आप ये एथिकल थ्रेड्स पढ़ोगे उससे पहले ना इसमें 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी हैं, इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को भी मैं करा देती हूँ, वो भी थोड़े से ब्रश अप हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू कैप्चर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। तो हम ये दोनों तीनों चीजें ही कर लेंगे। जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, फिर इसको चालू करते हैं।
एजेंसी ग्रुप, करें स्टार्ट। मैं भी पेन पेपर से करूंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड करना चालू करते हैं। चलो, द एजेंसी ग्रुप मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स फॉर द मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। एक मिनट में ज्यादा साइड में चली गई क्या कैमरा से? नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। ओके। They have been suffering increased competition and therefore have sold a license to distribute an existing product। यानी competition बहुत ज्यादा हो रहा था और उसकी वजह से बिजनेस खराब हो ही रहा होगा जब competition बहुत ज्यादा है तो। They have also developed a new product which they hope will improve their market reputation. They have recently employed an ACC student accountant। ठीक है, आ गई बात। स्टूडेंट अकाउंटेंट है तो यहीं पे आपको एक इशारा मिल जाएगा कि कुछ गलतियां हो सकती हैं। दूसरा, इसको इंटिमिडेट किया जा सकता है किसी गलत ट्रीटमेंट के लिए। स्टूडेंट अकाउंटेंट बनाने बताने का पर्पज यही है कि भाई उसको धमका देंगे, बच्चा है छोटा इसलिए। ओके, द ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2017। ईयर एंड आपके पास 31 दिसंबर का आ जाता है। एथिकल इश्यूज एंड फॉरेन एक्सचेंज। ऑन 1 October 2017, द फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर मैलगन, a financial accountant, recruited Mr. Ravi as an ACCA student accountant on a temporary employment contract which can be terminated by either party without reason। बिना कारण के ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसको टर्मिनेट किया जा सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, Mr. Ravi has found it difficult to find employment and accepted the risk attached to the employment contract। अब मिस्टर रावी बीइंग एन एसीसी स्टूडेंट उसने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर द jurisdiction has laws which protect employees from termination due to discrimination। डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे उसको नहीं निकाला जा सकता एज पर द एप्लीकेबल लॉज। Mr. Ravi has been told by Mr. Malgan that there has been a global slowdown in the business and that the biggest uncertainty is customer demand। बात तो ठीक है, बिजनेस में स्लो डाउन है, कस्टमर डिमांड इज अनसर्टेन। She has therefore impressed upon Mr. Ravi that the company profitability targets are based upon achieving 30% higher net profit than their nearest competitors। Okay, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स कितने हैं? जो भी कॉम्पिटिटर कमाएगा उससे 30% हायर नेट प्रॉफिट हमें चाहिए। मिस मैलगन इज पार्टली रेम्यूनरेटेड थ्रू प्रॉफिट रिलेटेड पे। प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट। मिस मैलगन है, सॉरी मिस्टर मैलगन इफ आई रेड इट। मिस मैलगन प्रॉफिट रिलेटेड पे उठाती हैं, इसलिए वो बार बार मिस्टर रावी को ये बार बार में फोर्स कर रही हैं दैट हमें 30% हायर प्रॉफिट चाहिए फ्रॉम द कॉम्पिटिटर और यही हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं। मिस मैलगन हैज बीन अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मीट द परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड वुड नॉर्मली प्रिपेयर द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी मिस मैलगन के ऊपर प्रेशर आ रहा है। However, for the current year end,
शी हैज डेलीगेटेड दिस टास्क टू मिस्टर रावी। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब तुम बनाओगे मिस्टर रावी। अब मैं बोलूंगी वैसे वैसे बनाते जाना, आने वाला है आगे। Mr. Ravi has included in profit or loss the foreign exchange gains arising on the retranslation of a foreign subsidiary which is held for sale. एक foreign subsidiary है which is held for sale. प्रॉफिट और लॉस में फॉरेन एक्सचेंज गेन जो भी हुए वो उन्होंने जोड़ दिए। Mr. Ravi has emailed Miss Malgan informing her of the accounting treatment. Although Miss Malgan is an expert in IFRS standards, she did not comment on this incorrect accounting treatment of the foreign exchange gains. Foreign exchange gains का गलत ट्रीटमेंट किया मिस्टर रावी ने। बावजूद इसके दैट मिस मैल्गन इज एन एक्सपर्ट ऑन IFRS, उसने इस गलती को हाईलाइट नहीं किया। पहला सवाल तो अब हमारा ये आएगा, इसका ट्रीटमेंट होना कैसे था। रीट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन सब्सिडरी, इसके जो गेन्स होते हैं उनको P&L में नहीं लगाया जाता। कहां लेके जाते हैं उनको? जब सब्सिडरी, अभी तो OCI में, क्योंकि ये हेल्ड फॉर सेल सब्सिडरी है। जब सब्सिडरी बिक जाएगी तब हम इस OCI वाले बैलेंस को P&L में ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको P&L में नहीं लाया जा सकता था। अगर आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पता तो इसका नोट डाउन कर लो। ये जो फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ है ये OCI में जाएगा, क्योंकि अभी तक रियलाइज नहीं हुआ ना, इसलिए OCI में जाएगा। उसके बाद में ये जो OCI है, इसको वंस द सब्सिडरी विल बी सोल्ड, तो जो भी फायदे नुकसान होने वो हमारे रियलाइज हो जाएंगे, फिर हम इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे P&L में। लेकिन फिलहाल ये P&L में नहीं जाना था। मिस मैल्गन ने बावजूद इसके कि ये पता था कि इनकरेक्ट ट्रीटमेंट हो गया, वो चुप बैठी रही। After the financial statements had been published, Miss Malgan disciplined Mr. Ravi for the incorrect accounting treatment for the foreign exchange gains. However, despite this, she, एक मिनट रुकना यार, prepared, she is prepared to make his employment contract permanent. Wow! मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी रावी ने, बावजूद उसके बस उसने रावी को यही बोला भाई कि ये इनकरेक्ट हुआ है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉरेन एक्सचेंज गेन का, और उसके बावजूद भी मिस्टर रावी को परमानेंट करने के वो पूरे मूड में। अब इस क्वेश्चन में एथिकल इंप्लीकेशन के ऊपर ही हम बात करेंगे। जो ट्रीटमेंट था फॉरेन एक्सचेंज का वो तो मैंने आपको बता दिया। एथिकल इंट्रोडक्शन या एथिकल इंप्लीकेशन पे, इस पे एग्जामिनर ने क्या लिखा है जो आपको लिखना चाहिए, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज ये बात करो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहा है ही इज बाउंड टू फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग। कोड ऑफ एथिक्स, कॉम्पिटेंस होल्ड करना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये होल्ड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये तो कॉपी पेन में सबसे पहले तो आप ये चीज लिखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए। ऑलवेज गिव अ केस ब्रीफिंग फर्स्ट। सबसे पहले केस ब्रीफिंग दो, हुआ क्या है, मिस्टर रावी कौन है, वो क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दो उसका। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में हम केस ब्रीफिंग देंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे। उसके बाद में ये लिखते चलना यार, मैं इसलिए वेट कर रही हूं। उसके बाद में टाइप ऑफ थ्रेट, किस तरह की थ्रेट अराइज हुई है, क्या ये फेमिलियरिटी थ्रेट है, क्या ये इंटिमिडेशन थ्रेट है, क्या ये कुछ और है, जो भी है आपको टाइप ऑफ थ्रेट मेंशन करनी है। फिर हमें ये मेंशन करना है कोई क्यों अनएथिकल काम करेगा, रीजन व्हाई वुड समबडी बी मोटिवेटेड टू ऑप्ट फॉर एन अनएथिकल रूट, और फिर हमारा स्टेप अहेड, हमें क्या करना चाहिए। अब ये चार चीजें, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले केस ब्रीफिंग देखो। Mr. Ravi is a student accountant employed on the basis that he can choose to terminate his employment for no reason. लेकिन jurisdiction में ऐसे laws हैं जो protect करते हैं employees को on discrimination basis। अब यहां पे आप ये थोड़ा सा ज्ञान अपना भी देना कि इस लॉ की वजह से इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने बात बताया कि यहां पे प्राइमरी इश्यू क्या है।
वेदर अनएथिकल बिहेवियर आ सकता है क्या इससे। तो ये लाइन इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, कंपनी कभी भी आपको निकाल सकती है। इसकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय के मन में ये डर होगा कि अगर उसने कंपनी के हिसाब से काम नहीं किया तो उसको कभी भी निकाल दिया जाएगा। और यहां सिग्नल भी मिल रहे हैं, उसने एक गलती की और ये गलती ब्लंडर थी, इस पे उसको निकाले जाने की बजाय, टर्मिनेट करने की बजाय उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है, तुम्हें हम परमानेंट बना देंगे। ये एक तरह का रिवॉर्ड ही हो गया, जबकि आइडियली तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, इस बात की उसको डांटा जाना चाहिए था। दिस वॉज समथिंग वेरी बिग, बट यहां तो उसको परमानेंट करने की बातें चल रही है। यानी अगर कंपनी के फायदे का काम करोगे, इट विल कम एज अ रिवॉर्ड फॉर यू। तो एथिक्स वेथिक्स तो सब चले गए कहीं और ही। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने केस ब्रीफिंग करी है, ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जो लॉज हैं भले ही एम्प्लॉय के फेवर में होते हैं, लेकिन कभी भी एम्प्लॉय को निकाल देंगे, इससे कारण हो सकता है कि कोई अनएथिकल बिहेवियर ऑप्ट करे। हालांकि मैं इस रीजन में ये मिस मैल्गन की तरफ से भी रीजन देना चाहूंगी कि वो क्यों चुप रही इस चीज के ऊपर, उन्होंने क्यों नहीं हाईलाइट किया जब ये रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ। क्योंकि प्रॉफिट रिलेटेड अचीवमेंट्स थे, परफॉर्मेंस टारगेट्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी प्रेशर था, और इन लोगों का प्रॉफिट रिलेटेड रिएम्बर्समेंट या रेम्यूनरेशन या बोनस भी है। तो चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं फिर किस तरह की थ्रेट आई है और क्यों आई है। It can be argued that the fear of termination acts as a motivation for Ravi to act unethically. पहली बात तो हम ये कर रहे हैं भाई क्यों एक्ट कर रहा है रावी, फिर हम ये भी बात करेंगे कि why Miss Malgan is acting unethically. And this type of employment has provided Mr. Ravi with an opportunity as he had struggled to be employed. ये struggle to be employed कहीं पे अपने पास था क्या? हाँ ये देखो, मिस्टर रावी हैज फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। अनदर टेक अवे, क्वेश्चन की हर इंफॉर्मेशन यूज होनी चाहिए। तो भाई नौकरी मिल नहीं रही थी, अब जो मिली है उसमें अगर आपने उनके हिसाब से प्रॉफिट नहीं दिखाया, वो भी हाथ से चली जाएगी। दिस एक्ट्स एज अ मोटिवेशन, दिस एक्ट्स एज अ रीजन व्हाई मिस्टर रावी कैन ऑप्ट फॉर एन अनएथिकल बिहेवियर। आगे, it is arguable whether fear of losing job is an effective motivator. Also, allowing employees to be arbitrarily dismissed amounts to treating them with a very little respect. यहाँ तो कुछ respect related बात हो गई। The employee's ability to terminate a contract without reason undermines Mr. Ravi's potential to set and achieve goals for himself. ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। Mr. Ravi's ability to terminate employment without cause has comparatively little effect on the company's ability. अब क्या था कॉन्ट्रैक्ट में, ये था आइदर पार्टीज बिना किसी रीजन बताए टर्मिनेट कर सकती है। भाई मिस्टर रावी अगर इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो क्या बिगड़ जाएगा कंपनी का। लेकिन अगर कंपनी मिस्टर रावी को बिना रीजन के निकाल देती है तो मिस्टर रावी को नौकरी नहीं मिल रही थी। फॉर हिम दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिज इनकम। इफ द कंपनी टर्मिनेट्स दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिस्टर रावी हैज टू मच टू लूज। वो ये बताना चाह रहे हैं। तो बात वही हो गई ना कि आपने रीजन को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, क्यों मिस्टर रावी इज मोटिवेटेड टू फॉलो अनएथिकल बिहेवियर, गिव इट इन टू मच डिटेल। तो ये जो क्यों का जवाब है यहीं पे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं और आपको वो मिस नहीं करना है। तो हमने सबसे पहले केस ब्रीफिंग लिखी। नंबर 2, अब हम बात करेंगे कि दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला मिस्टर रावी, वो क्यों अनएथिकल बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा है। दूसरा मिस मैल्गन। अब आगे बात करते हैं। Competitive markets are more likely to see unethical behavior, especially if the unethical behavior benefits the organization. ये तो general statement है। Accountability can have a major influence on ethical behavior. People may behave unethically if they do not have responsibility for their actions. ये भी general ज्ञान की बातें हैं कि भाई लोग unethically कब behave करते हैं। Mr. Ravi is only an ACCA student accountant, therefore would not bear any responsibility for inaccurate accounting. ये भी एक वजह है। मैं तो जूनियर हूं भाई, हो गई मेरे से गलती। बट मिस मैल्गन, मैंने कहा था ना, उनका भी रीजन आपको देना है। वाई शी इज नॉट पॉइंटिंग आउट टू दिस मिस्टेक डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको पता है कि करेक्ट IFRS ट्रीटमेंट क्या है। Obviously knew the accounting was incorrect, but because it benefited the company and helped the performance targets, she overlooked it. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से प्रेशर आना, ये लिखेंगे हम आगे। फिर जो इनकी पे है वो प्रॉफिट रिलेटेड होना। दिस मोटिवेटेड मिस मैल्गन टू कीप क्वाइट ऑन दिस मिस्टेक।
Miss Malgan is partly remunerated through pay related to profit targets. She disciplined, but डिसिप्लिन तो कर दिया कि ठीक है यार, अपनी पोजीशन बचाने के लिए उन्होंने ये तो बता दिया, देखो यार ये आगे से मत करना, लेकिन ट्रीटमेंट ठीक नहीं करवाया. Displaying a lack of integrity and professional values. Lack of integrity नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है. आगे, Miss Malgan should not have left the preparation to Mr. Ravi as he is a student. सब कुछ उसके भरोसे नहीं छोड़ देना था. सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है आपके पास, तो अनएथिकल बिहेवियर यहां पे नहीं अडॉप्ट होना था. डिफिकल्ट performance goals, time pressures make unethical behavior more likely. When employees are under pressure, this not only affects their well-being and motivation, but also their behavior. General Gyan. Miss Malgan is an expert and should have ensured that she allocated some time to assist Mr. Ravi in the preparation of the year-end financial statements. ये दोनों की responsibility थी to engage in fair and accurate reporting. Ethically, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आए वो क्लियर कट आए, क्योंकि बहुत कंपटीशन है. ये क्लियर कट बोला था क्वेश्चन ने कि बहुत कंपटीशन है यहाँ पे, ये रहा इंक्रीज्ड कंपटीशन, ये क्लियर कट बोला था. इससे अनएथिकल बिहेवियर बढ़ सकता है, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर को मात करने के लिए कुछ भी अनएथिकल यूज कर सकते हो. यानी देखो, पूरे आंसर में बार बार बात यही हो रही है, कोई क्यों अनएथिकल बिहेवियर यूज करेगा. ये बार बार उन सर्कमस्टांसेस को डिस्कस कर रहे हैं which promote unethical behavior. Individuals are more inclined to engage in unethical behavior when their organization is in competition with other organizations and they have been given some targets. तो क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए और वो ये बोले कि आपको कुछ टारगेट्स मीट करने हैं और उस प्रेशर में आपको बहुत डाला जा रहा है, मान के चलो ये अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट करेगा ही करेगा. दिस इज अ लेसन फॉर यू. नोट डाउन करो इस पॉइंट को. Whenever targets are to be achieved, or whenever the organization is facing competition, harsh competition, this will promote unethical behavior. Whenever competition is there, whenever performance targets are given to you, whenever your remuneration is linked with profits, these attributes increase the chances of unethical behavior adopted by employees. Okay. When unethical behavior leads to a gain for the company, managers to choose less severe measures for their employees. अगर एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा किया, अनएथिकल बिहेवियर किया जिससे कंपनी का फायदा हुआ, तो मैनेजर्स भी पनिश नहीं करते. एंड एज आई सेड, अगर इसको आप रिवॉर्ड करोगे तो सामने वाला और अनएथिकल होगा. Although Miss Malgan knew of the error, she only reprimanded Mr. Ravi after the financial statements has been published. मतलब वो भी उसके बाद हो रहा है. And even then offered full-time contract in spite of his current temporary contract. आई बात समझ में? पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होता है, अब यहाँ पे they missed what could have been done, but I will suggest please do write that. क्योंकि यहाँ पे कई बार एग्जामिनर कई क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में बस एथिकल डिलेमा की थी, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है अगर कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए, देन यू नीड टू क्लैरिफाई कि आप इसमें क्या करोगे. एथिकल बिहेव करोगे, मिस मैलगन को समझाओगे, क्योंकि यहाँ तो रावी ने कर दिया उसने जो चाहा, इसलिए ये बात ही नहीं आई कि भाई आप एसीसी कोड ऑफ एथिक्स पे जाओ या लीगल एडवाइस लो, ये तो बात ही नहीं आ रही ना. कर दिया आपने तो जो अनएथिकल करना था. मिस्टर रावी हैज डन दैट. लेकिन देयर विल बी मेनी केसेस वेयर the accountant would not be ready to do it, and even the question will ask कि ऐसे केस में मिस्टर रावी इसको क्या करना चाहिए. ठीक है, सो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन हो सकता है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आपको लेके चलती हूँ. आई लाइक दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बट बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन ऑन द एथिकल पार्ट, आप लोगों को अभी इस वीडियो पे हॉल्ट लगाना है. इस क्वेश्चन का जो टेक्निकल ट्रीटमेंट है, यानी कि IFRS 15 रिलेटेड टेक्निकल ट्रीटमेंट, देन अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू रिकॉर्ड द कॉन्ट्रैक्चुअल सेल, ये दोनों आपको तैयार करके बैठनी है. इन दोनों को तैयार करिए, फिर हम पहुंचते हैं पार्ट नंबर सी पे. ठीक है, तो इसको तैयार करो, फिर पार्ट नंबर सी करते हैं.
हो गया? ठीक है, चलो मैं फटाफट ब्रशअप भी करा देती हूँ आप लोगों को। इसमें क्या था, रेवेन्यू रिकग्निशन वाले पार्ट में तो है, कंपनी क्या कर रही थी, अपार्टमेंट ब्लॉक्स बनाती है कंपनी, इसका कंट्रोल पास होता है कस्टमर को जब कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा अपार्टमेंट। अब यहां पे कंपनी ने क्या किया, जब पहले पेमेंट आया, जो फर्स्ट एडवांस पेमेंट आया, उसी को ही रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया। तो हमने इस वाले पार्ट में तो उनको ये हाईलाइट करके बताया है कि नहीं जी, आपको इसकी लाइबिलिटी बनानी है, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड यूज करके इस लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, और फिर जब इस अपार्टमेंट का कंट्रोल आप कस्टमर को ट्रांसफर कर दोगे तब आपको रेवेन्यू बुक करना है। यानी यहाँ पे कोशिश ये की गई है पूरी की पूरी कि भाई रेवेन्यू बढ़ जाए। दूसरा, बोरोइंग कॉस्ट के केस में अब यहाँ पे क्या हुआ, बोरोइंग कॉस्ट आपको डायरेक्ट डालनी होती है, एक क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर कैपिटलाइज कर देनी होती है। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, इनको 2 साल लग रहे हैं बनने में, या यानी कि है तो सही क्वालिफाइंग एसेट। बिजनेस मॉडल है इनका कंस्ट्रक्शन का, तो एप्लीकेबल जो भी बोरोइंग कॉस्ट्स है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये इनकी इन्वेंट्री है। दिस, ये जो अगर इसमें ये कंफ्यूजन आप देखो, बिल्डिंग बना रहा है बिल्डर है, उसके लिए वो इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री के ऊपर पहली बात तो उसको 2 साल लग रहे हैं, तो वो क्वालिफाइंग असेट तो है, लेकिन यहां पे बिजनेस मॉडल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो इसकी बोरोइंग कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जानी चाहिए इंस्टेड ऑफ पीपी। पीपी तो आइटम ही नहीं है ना इनका, इसलिए इसको कहां डाला जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, मतलब खर्चे की तरह बुक किया जाएगा। ठीक है जी। फिर पार्ट बी में इन्होंने कुछ जर्नल एंट्री पूछी थी, लेकिन अब हम चलते हैं एथिक्स वाले पार्ट पे। एथिक्स वाला पार्ट है इनका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सुनते जाओ क्या हो रहा है। इसको हम यहां से पढ़ना चालू करते हैं और फिर यहां तक रीड करेंगे। द चीफ अकाउंटेंट डज नॉट होल्ड अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद कैलिब्रा को। आ गया इशारा इस बात का, जब आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देयर इज फुल चांस ऑफ ऑप्टिंग फॉर एन अनएथिकल बिहेवियर टू मेक इट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, ताकि चीफ अकाउंटेंट को परमानेंट कर दिया जाए। दिस एक्ट्स एज अ मोटिवेशन। ठीक है, he has applied for the position on a permanent basis and is to be interviewed in the near future. Bodanico, a customer of Calibra Co, wanted to take advantage of the 8.5 million reduced price for an apartment block but was having problems with cash flow. एक इन्होंने केस बताया, सीनियर अकाउंटेंट जी सबसे पहले तो परमानेंट जॉब में नहीं है, नियर फ्यूचर में उनका इंटरव्यू होने वाला है कि आपको हम परमानेंट कर देंगे। अब ये एक बोडोनिको नाम से एक कस्टमर है कैलिब्रा को का, उसको 8.5 मिलियन की जो रिड्यूस प्राइस है उसका फायदा उठाना है, लेकिन अभी उसके पास कैश फ्लो है नहीं। द चीफ अकाउंटेंट देयरफॉर अलाउड बोडोनिको टू पे 8.5 मिलियन एंड टू डिले द पेमेंट अंटिल 1 मंथ आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड। यानी कि आप 1 महीने बाद में पेमेंट दे देना, अलाउ कर दिया। In return, Bodonico has agreed to provide a good employment reference. Self-interest, which creates a threat to objectivity. हम रेफरेंस दे देंगे, आप हमें एक्सटेंशन दे दो जरा पेमेंट का। चीफ अकाउंटेंट ने वही किया। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ कैलिब्रा को वॉज अफ्रेड दैट ही माइट लूज बोडोनिको एज अ कस्टमर एंड रेफरेंस इफ ही डिड नॉट एग्री टू द डिले इन पेमेंट। यानी कि उसको ये डर भी था कहीं ना कहीं, अगर बोडोनिको को उसने ये एक्सटेंड नहीं किया क्रेडिट पीरियड तो रेफरेंस नहीं मिलेगी। इसका मतलब उस प्रेशर में भी आके उसने ये डिले इन पेमेंट अलाउ किया, पर यहां तो कंपनी को नुकसान हो गया। पर चलो, यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट तो क्लियर कट दिख रहा है इस चीफ अकाउंटेंट का। आगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे आते हैं। कैलिब्रा को हैज रिसेंटली यूज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं टू सेल शेयर्स इन अ प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टर्स। एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेयर्स थे, उसको इन्वेस्टर्स को इन्होंने बेचा ब्लॉकचेन के थ्रू। This digitized transactions are only visible to the authorized parties. The chief accountant publicly supports this technology and is to manage the new system. However, he has private concerns over the reliability of the due diligence carried out on the sale of the property shares
एंड द पोटेंशियल वायलेशन ऑफ लोकल रेगुलेशन। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है यहां आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन आपको ये जरूर पता है ये जो चीफ अकाउंटेंट है ये पब्लिक में तो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन इसको वैसे अंदर से पता है कि कुछ तो लोकल लॉज वायलेट हो सकते हैं, प्लस यहां पे ड्यू डिलिजेंस की भी रिलायबिलिटी पे इशू है। यानी हम क्रॉस चेक अगर करने जाएं कि ये टेक्नोलॉजी विश्वास करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती है, तो भाई डाउटफुल है। The directors of Calibra Co want to increase the number of transactions on the distributed ledger by offering digital shares in the whole of the entity's property portfolio। यानी ये तो डायरेक्टर्स ऑलवेज इसको बढ़ाने के चक्कर में है। अब मतलब प्रॉब्लम देखो, चीफ अकाउंटेंट को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है दैट दिस में बी अ प्रॉब्लम, लॉज भी वायलेट हो सकते हैं, लेकिन वो ये बोल नहीं रहा, जबकि पब्लिक में जाके वो इस बात की हैवी एडवोकेसी कर रहा है कि बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अब इसी की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाउ दे आर कंसीडरिंग कि इसको फर्दर इशू ऑफ शेयर्स में लेके आते हैं फॉर प्रॉपर्टीज। Although the chief accountant has very basic knowledge of the distributed ledgers, he has assured the directors that he can facilitate this move। यानी हमें नॉलेज भी नहीं है और हमने अपने आप को ऑफर कर दिया है कि भाई इस मूव को हम लीड कर लेंगे। The project has been approved by the board despite the chief accountant's private reservation। यानी कि इस प्रोजेक्ट को आप लीड करो बावजूद इसके कि भाई चीफ अकाउंटेंट के खुद के मन में ये रिजर्वेशंस थे कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा ये डिजिटल वाला डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वाला, बावजूद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया एंड ही विल बी लीडिंग द प्रोजेक्ट। द चीफ अकाउंटेंट हैज ओनली रिसेंटली क्वालिफाइड एज एन अकाउंटेंट एंड विशेस टू बी एम्प्लॉयड विद कैलिब्रा को ऑन अ परमानेंट बेसिस। क्यों दिया है एग्जामिनर ने आपको? एज आई ऑलवेज से, एक एक लाइन यूज करो, एक एक लाइन का कोई मतलब है, एक एक लाइन यूज करके आप रीजन दो कि कोई चीज का क्या मतलब है। वो परमानेंट बेसिस पे होना चाहता है, इसका मतलब वो अनएथिकल बिहेवियर अडॉप्ट कर सकता है। मैं प्रोजेक्ट को लीड कर लूंगा, वो ये दिखा सकता है सो दैट ही कैन बी अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कैलिब्रा को। ये सारी चीजें मोटिवेट कर रही हैं उसको अनएथिकली अपने आप को बहुत नॉलेजेबल पोर्ट्रे करने में। ठीक है, नाउ discuss the ways in which the chief accountant should have acted to ensure that he maintained ethical standards in dealing with the issues described। यहां प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस पे बात करनी है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कैसे उसको एक्ट करना चाहिए था, नॉट दैट कि उसने कैसे एक्ट किया, एक्ट कैसे करना चाहिए था इज द क्वेश्चन। तो यहां पे हम बात करेंगे उसको क्या क्या करना चाहिए था। अब एक बार कॉपी पेन लेके लिखना चालू करो, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले एथिकली एक्ट ऑन करते हुए पहले तो ये एक्सटेंशन बिना अप्रूवल के देना नहीं था, ये पेमेंट बोडोनिको को जो उसने एक्सटेंशन दे दिया। दूसरा, जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था तो इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी करना, उसको ओन अप करना, मार्केट में एडवोकेसी करना, ये सब नहीं करना चाहिए था, बावजूद इसके दैट ही न्यू इन प्राइवेट कि ये ड्यू डिलिजेंस में और लॉज को भी वायलेट कर सकता है। तो लॉज वायलेट करना भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था वेयर ही शुड हैव हाइलाइटेड दिस कंसर्न टू द बोर्ड। हम इन्हीं चीजों के ऊपर अराउंड इसका आंसर रखेंगे। ये तो पहले दो पार्ट्स का आंसर है। यहां पे आते हैं, ये आपका एथिक्स रिलेटेड आंसर है। देखो, शुड नॉट क्लेम टू हैव अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली चीज, जो आपको पता नहीं है आप क्लेम मत करो कि आप उसको समझते हो। हमने ये बात हाईलाइट करी, हमने ये भी बात हाईलाइट करी कि भाई पब्लिक में भी इसका बहुत अच्छा आप बोल रहे हो कि इट्स अ वेरी वंडरफुल टेक्नोलॉजी, जबकि अंदर ही अंदर आपको टेक्नोलॉजी पे डाउट है। देखते हैं, सी ड्यू डिलिजेंस, reliability on the sale of property and local regulations are complied with। रेफरेंस उसकी आ गई, उसको इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी मेंटेन करनी चाहिए। पहली बात, नॉलेज अगर है उसकी है तो ही उस प्रोजेक्ट को लीड करे, वरना ना करे। उसके अलावा ड्यू डिलिजेंस के ऊपर इन्होंने डिटेल में बात नहीं करी कि ड्यू डिलिजेंस का पता होने के बावजूद भी इसको नहीं करना चाहिए था उसको ऑप्ट। ये रहा, the chief accountant should have behaved in a professional manner। He should
he will need to consider, he should have considered the fact that the local regulations may be violated and repercussions thereof. यानी कि ड्यू डिलिजेंस इज अ प्रॉब्लम, इन सबको रिजॉल्व करने में उसको मेहनत लगानी चाहिए थी, अपना इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना चाहिए था, और किसी भी प्रेशर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेशर में आके इस प्रोजेक्ट को लीड करने की बात नहीं करनी चाहिए थी. ही शुड हैव एक्सेप्टेड दैट ही डज नॉट होल्ड दैट नॉलेज टू रन और लीड दैट प्रोजेक्ट. इसी के ऊपर इन्होंने इसका डिटेल डिस्कशन किया है. अब इस पैराग्राफ में इन्होंने क्या किया है, क्लाइंट से प्रेशर आना, क्योंकि इसको जॉब परमानेंट करानी है तो इसने एक क्लाइंट से प्रेशर लिया और उसको 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया पेमेंट करने में. किया, यहां पे भी लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होती है क्योंकि आप बायस हो रहे हो किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट की तरफ. अब इन्होंने आगे ये भी थोड़ी सी कहानी सुनाई है कि भाई अकाउंटेंट्स अपने इनिशियल करियर में बड़े वल्नरेबल होते हैं, बड़ी जल्दी वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है, एक तो सीनियर कलीग से उनको प्रेशर होता है, दूसरा उनको बड़ी जल्दी ग्रो करने की इच्छा भी होती है. तो ही हैज जस्ट क्वालिफाइड, इनएक्सपीरियंस्ड भी हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गई. बात कर रहे थे ना अपन ये डिस्कस करते टाइम कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, 1 महीने का उसने टाइम रिड्यूस कर दिया. दिस इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. क्यों? क्योंकि उसको परमानेंट पोजीशन चाहिए थी. रेफरेंस की बात क्यों नहीं आ रही, रेफरेंस चाहिए थी. ठीक है, आप यहां पे अपना प्रोफेशनल इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए थी उसको. उसके अलावा अगर उसको ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, आपको नॉलेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज नहीं है तो ये एडमिट करना जरूरी है दैट वी नीड टू हायर समवन हु स्पेशलाइजेस इन दिस. उसको ये करना चाहिए था कि स्पेशलाइज्ड पीपल और अ स्पेशलाइज्ड टीम मस्ट बी असाइंड टू दिस प्रोजेक्ट हु कैन लीड दिस टेक्नोलॉजी. अगर मन में ये लग रहा है दैट देयर कैन बी ड्यू डिलिजेंस इश्यूज एंड लॉ वायलेशंस, this should have been communicated to the seniors. This is what is expected from him. ठीक है, तो यहां पे ये चीजें आपको इसमें लिखनी थी कि सेल्फ इंटरेस्ट आ रही है. यहां पे कोई इंटिमिडेशन धमकी वाली तो थी नहीं, लेकिन एक सेल्फ इंटरेस्ट जरूर था. स्पेसिफिक ट्यूटोरियल नोट्स इसमें दिए गए हैं आपको. सबसे पहली चीज, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, ब्लॉकचेन के बारे में कुछ नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे. आपको यहां पे सिर्फ ये बताना है कि एसीसीए का कोड ऑफ एथिक्स यहां पे किस तरीके से लग सकता है, कैसे लग सकता है. सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ कि भाई एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से, अब जैसे इन्होंने क्या बताया, यार बताओ तो सही, आपको पता नहीं है इसके बारे में. दैट इज व्हाट एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स आल्सो सेज. बी ऑनेस्ट, bring this in front of the seniors that there may be law violations. ये लॉ वायलेशंस होंगे, यही तो बताना है. तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो नहीं बताना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है. यू वर सपोज टू टेल, if you as an accountant do not know something, what will you do in that situation? Will you still lead a project which needs that technology? The answer is no. Okay, then another. ACCA का आंसर is comprised of 2 large paragraphs. आप लार्ज पैराग्राफ्स मत रखो, बट प्लीज कीप योर पॉइंट्स सेपरेट बाय गिविंग वाइट स्पेस इन बिटवीन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, स्टूडेंट्स इसको बहुत मिक्सअप करके लिखते हैं. मैं तो आपको यहां पे भी ये बोलूंगी कि आप पैराग्राफ्स चेंज करो. वन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट तो एक पैराग्राफ में डिस्कस करो. फिर लॉ वायलेशन पे बात करते हो तो अलग पे डिस्कस करो. फिर आप जॉब परमानेंट होने पे बात करते हो तो अलग पैराग्राफ में डिस्कस करो. क्लाइंट को एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ पेमेंट की बात करते हो तो अलग पैराग्राफ में बात करो. इससे क्या होगा, इट विल मेक द मार्कर्स जॉब इजी. तो मैं सीधा यही बोलती हूँ आप लोगों को हमेशा कि यार एक मुद्दे पे ना अलग बात किया करो, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपने कितने मैटर्स पे अलग अलग बात कर दी है. उससे उसको मार्क्स देने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. ठीक है, सो एथिक्स वाले पोर्शन में दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, बट डू प्रैक्टिस दीज 2 क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस व्हिच आई हाइलाइटेड इनिशियली इन द स्लाइड. दीज क्वेश्चंस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डू नॉट मिस देम. 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर पास होने में बहुत होते हैं. ठीक है, सो डू प्रैक्टिस देम. टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन स्टडीइंग. बाय बाय.